बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये सिस्टम प्रोग्रामिंग पर है और इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली सिस्टम प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स में और सिस्टम प्रोग्राम्स में क्या डिफरेंस है, इसको हम देखेंगे। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे सिस्टम प्रोग्राम्स हैं जिनमें असेंबलर है, लोडर है, लिंकर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इंट्रोडक्शन टू लिनक्स, कुछ लिनक्स की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, लिनक्स के इंटरफेस को स्टडी करेंगे और उसके बाद रेड हैट लिनक्स का टर्मिनल जो शेल है उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम ये हमारे एक कंटेंट्स हैं जिनको हम आज कवर करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड लेयर आती है उसको हम कहते हैं कि दीज आर आवर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल लें तो उसमें जैसे अभी मैंने बताया कोरल ड्रा है, एडोब फोटोशॉप है, ऑफिस है, कैलकुलेटर है, ठीक है। अब एप्लीकेशन जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बेसिकली एक इंटरमीडिएट का काम करता है कि जब हमने हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है, यही ऐसे ही काम होता है ना। और इसके अलावा यहाँ पे जो यूज़र होता है वो क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को जो है तो रन करता है यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और वो हम सिस्टम के जो हमारे, और ये सिस्टम से हमारी मुराद है हमारी जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। जो हमारे पास रैम हो गई, ठीक है, मेमोरी की आप बात करें, जितने भी फॉर एग्जांपल प्रिंटर्स हैं, ये जितने भी हैं इनको हम अभी कंसीडर कर रहे हैं जिसके मिलके हमारा एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो सिस्टम और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि वो हार्डवेयर को एक जिसको हम बात करते हैं ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट रन्स हार्डवेयर, ठीक है। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय यूज़र, वो यूज़र के लिए हम कस्टमाइज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें सिस्टम प्रोग्रामिंग की, तो सिस्टम प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो वो सारे प्रोग्राम्स जो हम इस सिस्टम के लिए जो है तो डेवलप करते हैं, इस सिस्टम की ईज़ के लिए लिखते हैं, उनको हम उसको हम कहते हैं कि दीज आर सिस्टम प्रोग्राम्स, ठीक है। सिस्टम प्रोग्राम, अगर हम सिर्फ प्रोग्राम की डेफिनेशन देखें ना तो प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। कंप्यूटर में अगर हमने एक 4 फंक्शन कैलकुलेटर लिखना है तो प्रोग्राम क्या होगा, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगी। हम बता देते हैं कि पहले 2 नंबर्स आने चाहिए, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, उसके बाद हमने ऑपरेटर लेना है, उसके बाद हम चेक करते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर आप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं या स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं या आप क्लासेस को यूज़ करते हैं तो आप उसमें लॉजिक्स लगाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि हमने इसको कैसे। तो प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अच्छा जी, यहाँ तक कोई मसला, कोई मेरी आवाज़ आ रही है, कोई मसला तो नहीं हो रहा यस सर, और सर जी? सही आ रही। ठीक है, तो आ रही है आपकी आवाज़। ठीक है, ये जिसकी आवाज़, हाँ। तो सिस्टम प्रोग्राम, अगर वो सारे प्रोग्राम की अब हमें बात समझ में आ गई कि प्रोग्राम क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, हम कहते हैं दैट इज़ अ प्रोग्राम। और वो सारे प्रोग्राम जो हम सिस्टम के लिए लिखते हैं, सिस्टम को रन करने के लिए, और सिस्टम से हमारी मुराद है हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है, जिसको हम आर्किटेक्ट बात, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हमारे जो कंट्रोलर्स हैं जो कि हमारे माउस को कंट्रोल करते हैं, हमारे कीबोर्ड को कंट्रोल करते हैं, मेमोरी में एड्रेसेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, हमारी डिवाइसेस को एक रनेबल स्टेट में लेके जाते हैं। तो उन सब की हम बात करेंगे। तो उन सब को रन करने के लिए जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, दैट प्रोसेस ऑफ राइटिंग सिस्टम प्रोग्राम इज़ कॉल्ड सिस्टम प्रोग्रामिंग, इस चीज़ को हम कहते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग, ठीक है। अच्छा जी, आफाक कोई क्वेश्चन आपका, आपने रेज किया है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी जी। लेक्चर रिकॉर्ड कर लें सर, कई लड़के हैं जो लेक्चर ले नहीं ले तो बाद में ले लेंगे सर। ठीक है, तो अगर सारे एग्रीड हैं तो मैं फिर रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ, आप देख लें सारे, फिर ये ना कहें कि यार ऑनलाइन होना चाहिए या ऑफलाइन। सारे मैं कह रहा हूँ कि एक पेज के ऊपर हो, क्या आप मुझे बताएं ना, मुझे दोनों में मसला नहीं है। रिकॉर्ड कर लेकिन लो। यस जिया सर, ने सर मैसेज एक सर पेज किया हुआ और हम भी यस सर, रिकॉर्ड होते हैं बाकी लेक्चर्स भी, और पिछले सेमेस्टर भी होते आ रहे थे। तो सर क्योंकि मैंने जब सीआर को कहा था ना कि यार आप मुझे बता दो कि कैसे, तो वो कह रहा था कि सर क्लास मैक्सिमम कह रही है कि ऑनलाइन लेक्चर्स हुए,
तो मुझे नहीं पता फिर उसने आप लोगों से कंसल्ट कैसे सर कितना। ऑनलाइन ही होते हैं पर रिकॉर्ड यहाँ पे होते हैं ताकि जो रह जाए उनको मिल सके, क्योंकि सर कई लोग ट्राइबल एरिया से उनको नहीं मिलते, ठीक है यार, वो मैंने इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी। सर वो मैंने ऑनलाइन रिकॉर्ड किया ठीक हुआ है ना, वो मैंने अटेंडेंस का रिकॉर्ड इशू। वो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है, उसकी आप टेंशन ना लें। ये जो लेक्चर हमारा अभी हो रहा है ये रिकॉर्ड हो रहा है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। ठीक है सर, इसी की बात कर रहे थे। ठीक है हाँ सर, थैंक यू। हाँ, ये आपका रिकॉर्ड हो रहा है और ये आपको मिल जाएगा, इसकी टेंशन ना लें। तो यहाँ तक अभी हमने ये समझा है कि सिस्टम और सिस्टम के ऊपर जो एक लेयर होती है जिसको हम इंटरमीडिएट लेयर कहते हैं, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम सिस्टम प्रोग्राम कहते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जितने भी अंडरलाइंग हार्डवेयर होती है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो एक लेयर आती है जिसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की लेयर कहते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि जो स्पेसिफिक यूज़र ग्रुप्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है तो ये हम कॉमन यूज़र है जो कि हम उन्हें यूज़ करते हैं। ये तो बस मैंने एक स्टोरी समझाने के लिए बताई है कि ये जो सिस्टम्स होते हैं उसके बाद हमने देखा प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, और वो सारे प्रोग्राम्स जो कि हम सिस्टम के लिए, हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स हम उन्हें डेवलप करते हैं, तो हम कहते हैं कि दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज सिस्टम प्रोग्रामिंग, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये सिस्टम प्रोग्रामिंग है। अगर हम फर्दर इसकी बात करें तो सिस्टम प्रोग्रामिंग में हम बेसिकली ज़्यादा जो बात करेंगे, हम बात करते हैं कंपाइलर की, ठीक है। आप लोग सारे जो है तो जानते होंगे कि कंपाइलर क्या चीज़ होती है, ठीक है। आप लोग को माशाल्लाह से अब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के आइडियाज़ भी आप लोगों ने बहुत से प्रेजेंट किए होंगे, ठीक है। तो कंपाइलर क्या चीज़ है, फिर उसके बाद हम सब जो बात करेंगे वो है असेंबलर, ठीक है, कि असेंबलर क्या चीज़ है। आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी है ना? यस सर, बड़ी है। असेंबली लैंग्वेज का एक कोर्स पढ़ा होगा, उसमें आप पूरा सेमेस्टर जो है तो वो रजिस्टर्स की बात करते हैं कि आपने, और वो भी असेंबली लैंग्वेज भी जिसको हम कहते हैं कि एक जस्ट लाइक अ लो लेवल लैंग्वेज, कि आप रजिस्टर्स की बात करते हैं और मेमोरी जो एड्रेसेस होती हैं और मेमोरी में आपने कैसे चीज़ों को प्लेस करना है उसकी आप बात करते हैं। तो उसके बाद हम असेंबलर की बात करेंगे, ठीक है। असेंबलर क्या होता है, फिर डीबगर हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं लिंकर, ठीक है, लिंकर्स की बात करेंगे और लोडर्स की बात करेंगे, ठीक है, लोडर्स। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग इज़ अ टास्क के जब हमने बेसिकली कंपाइलर्स को प्रोग्राम करना है, जब हमने असेंबलर्स को प्रोग्राम करना है, जब हमने डिबगर्स लिखने, जब हमें लिंकर का एक प्रोग्राम लिखना है, जब हमने एक लोडर का प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो दैट प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज सिस्टम प्रोग्रामिंग, ठीक है। क्योंकि ये जितने होते हैं ये सारे अल्टीमेटली किसको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, सिस्टम को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। हमें ये पता है कि जो हमारी हार्डवेयर है, अंडरलाइन हार्डवेयर है, ठीक है, वो बेसिकली अंडरस्टैंड क्या करती है, बाइनरी लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं 1 and 0, ठीक है ना। बाइनरी लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड करते हैं, और बाइनरी लैंग्वेज को हम कहते हैं कि दिस इज़ अ मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज बिकॉज कि वी आर ह्यूमंस, हम बेसिकली क्या करते हैं जब नॉर्मली कोड करते हैं तो हम डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, जिसमें आ जाता है आपके पास C++ आ गई फॉर एग्जांपल, ठीक है। आप लोगों ने C++ में काम किया है, C में काम किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप बात करें C# में आप लोगों ने काम किया होगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने PHP में काम किया है, इसके अलावा आपने जावा में काम किया होगा, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट लैंग्वेजेस जो जावा की अगर हम बात करें तो ये सारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। इनको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस क्यों कहते हैं कि दीज आर नियर टू नेचुरल लैंग्वेज। इसमें जितने भी निमोनिक्स हैं वो सारे वो यूज़ किए जाते हैं, इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं कि जो कि हमारी लैंग्वेज से जो है तो बिल्कुल रिलेट करते हैं और हमें आसानी होती है कि हम उन चीज़ों को समझ सकें। जैसे C out हो गया या हैश इंक्लूड, अगर जावा में काम करते हैं तो आप इंक्लूड को यूज़ करते हैं, C++ में हैश इंक्लूड होगा। इसी तरह C out का मतलब है कि आपके पास कोई कंसोल आउटपुट आएगी, C in का मतलब है कि आप कंसोल से इनपुट ले रहे हैं। इसी तरह जावा के अंदर system.out.println, ठीक है। तो अब जब आप लोगों ने जावा पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि जब आप एक जावा का प्रोग्राम लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये स्टडी करते हैं कि जावा की हम बात करते हैं ना कि जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, यही पढ़ते हैं ना।
यस हाँ, सर। यस तो सर। जावा को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि सर जो बाइट कोड होता है उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, इंटरप्रेट किसी भी सिस्टम के या किसी भी प्लेटफॉर्म के मुताबिक। बिल्कुल ठीक है, सही है। अच्छा जी, जावा को हम बेसिकली कहते हैं कि जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, क्योंकि जावा क्या करता है, जावा को जब हम एक कंपाइल करते हैं तो डॉट क्लास के नाम से जो एक फ़ाइल क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं कि दैट इज़ द ऑब्जेक्ट। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ यस जी, सर। यस सर, आ रही है। जावा को जब हम कंपाइल करते हैं तो एक डॉट क्लास की एक एक्सटेंशन से एक फाइल जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं बाइट कोड, और उसके बाद जो जावा वर्चुअल मशीन होती है इंटरप्रेटर, वो उसको क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो है तो बनाता है कि आप उसी को जहाँ पे जिस मर्जी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप उसे रन करना चाहें आपको उसकी सेम आउटपुट मिलेगी। सिर्फ शर्त ये होनी चाहिए कि उस प्लेटफॉर्म में JVM इंस्टॉल हो, ठीक है। वो JVM आप जिस मर्जी मैन्युफैक्चरर का ले लें, लेकिन उसमें कोई जावा वर्चुअल मशीन होनी चाहिए कि जो उसको इंटरप्रेट कर सके। तो इसी तरह अब अगर हम जब जावा की बात करते हैं तो जावा का भी जब एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है उसमें भी हमें लिंकर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कोई ना कोई होता है। इसी तरह अगर हम इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एक मिनट। अच्छा जी, लेट्स सपोज अच्छा जी, एक मिनट यार, ये बेसिक को क्या होता है। अच्छा, ये 40 मिनट्स के बाद आपकी ये जो मीटिंग है ये एंड हो जाती है ना, तो आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का है कोई, अगर हम उस पर करें, उसमें कोई लिमिट नहीं होती है, आप बेशक जितनी मर्जी लेंथी उस पर कर सकें। ओ सर, अच्छा, अच्छा जी, तो लेट सपोज फॉर एग्जांपल कि वी हैव हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे हमने बात की है, ठीक है, कि हमारे पास कोई भी C है, C++, आप उसमें कोई कोड करते हैं तो वी नीड अ कंपाइलर। जो हमारे पास यहाँ पे टास्क आता है वो आता है कंपाइलर का। कंपाइलर क्या करता है, उसको बेसिकली कंपाइलर का काम क्या होता है? हाँ जी, कौन बताएगा? सर मशीन कोड जनरेट मशीन कोड जनरेट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब कंपाइलर क्या करता है, इस चीज़ को तो हमने कह दिया कि ये हमारे पास कोई हाई लेवल लैंग्वेज होगी, हमने उसको कंपाइल किया। कंपाइलर क्या करता है, उसको जो है तो बेसिकली एक मशीन कोड जनरेट करने के लिए असेंबलर की उसको एक ज़रूरत होती है, ठीक है। एक नेक्स्ट लेयर आती है जिसको हम कहते हैं मिडल लेवल लेयर, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखनी है, इसको हम कहते हैं मिडल लेवल लेयर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि मिडल लेवल लेयर भी कहते हैं, मिडल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। कि कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर ने तो उसको इंटरप्रेट कर दिया, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में चेंज करना है, लेकिन उसको मज़ीद जो है तो जिसको हम कहते हैं कि 0 और 1 जो कि एक बाइनरी लैंग्वेज है, जो कि मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें फिर भी एक असेंबलर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और इस चीज़ को हम कहते हैं कि दिस इज़ मिडल लेवल लैंग्वेज, और नियर टू मशीन लैंग्वेज हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिकली मेन टास्क होता है, ये जो कंपाइलर हो गया और ये असेंबलर हो गया, इनको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, इनको हम कैसे प्रोग्राम करते हैं कि ये जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज में हम कोड लिखें वो ट्रांसलेट हो सकें मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में। हम इसमें एक चीज़ और आपने ये देखनी है कि जब भी हमने हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो हमें डिफरेंट सिस्टम लेवल प्रोग्राम्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है और हमें उन्हें यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हमें आइडिया होना चाहिए कि हम जो है तो इन सारे प्रोग्राम्स का क्या फ़ायदा है और इन सब का जो है तो कैसे ये काम करते हैं। अब इसमें एक और बात आती है जिसको हम कहते हैं कि एक बूट बिल्कुल बिल्कुल। अब
इसमें जो एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जैसे ही आप जो है तो अपना जिसको हम बायोस लोडिंग भी कहते हैं, ठीक है, आपने जब अपने सीपीयू का बटन प्रेस करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जिसको हम अगर हम लिनक्स की बात करें ना, तो लिनक्स में लिनक्स का हम पूरा एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसमें हमारे पास कर्नल होता है। कर्नल को हम बेसिकली कहते हैं कि कर्नल इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम दैट लोड्स, ठीक है। अब अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट में जैसे ही हम जो है तो ऑन करते हैं अपने सीपीयू को, ठीक है, अपने लैपटॉप को या ऑन करना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले चेक किया जाता है कि रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है या नहीं होगा तो सर्च कहाँ पे किया जाएगा, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल मिलेगा तो उसको सबसे पहले लोड किया जाएगा मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर जो लोडिंग का प्रोसेस होता है ना, जब आपको नज़र आ रहा होता है विंडोज़ इज़ लोडिंग, तो उस वक्त मेमोरी के अंदर वो चीज़ें लोड हो रही होती हैं, ठीक है, लोड हो रही होती हैं। और जब वो सारी चीज़ें आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, फाइल्स हैं, वो सारी लोड हो जाती हैं। उसके बाद आपको आपका एक डेस्कटॉप नज़र आता है और आपके पास फुल एक कंट्रोल आता है कि आप उस पूरे सिस्टम को जो है तो बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमें एक बात ये समझ आती है कि जो एक लोडर होता है ना, ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, लोडर। तो जब जो लोडर होता है, लोडर सबसे पहला प्रोग्राम है जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होता है वो है लोडर। इस लोडर का काम है कि ये इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में लोड करे। जब तक इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में लोड नहीं किया जाता उसको सीपीयू असाइन नहीं होता, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पहले लोडर अपना काम स्टार्ट करता है। लोडर ये चेक करता है कि मेमोरी के अंदर जो है रैम जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें जो है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तो लोड हुआ है, यानी अगर नहीं हुआ होता तो वो पहले लोड करेगा। लोड कहाँ से करेगा, हार्ड डिस्क में चेक करते हैं, ठीक है, और उसको पहले लोड करेगा। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं कि दैट इज़ अ बूटिंग प्रोसेस, ओके। और उसके बाद जब आपके पास एक डेस्कटॉप आ जाएगा तो इट्स मीन कि अभी जो है लोडर ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। और यही सिनेरियो बाकी सारे जो है तो इंस्ट्रक्शंस में होता है कि अगर हमने किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले जो लोडर होता है उसका काम ये है कि वो इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में लोड करे। और लोडर को हम कहते हैं कि दैट इज़ अ सिस्टम प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को के लिनक्स के है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे हमने इस जितनी भी ये करना है ना, काम करना है, प्रैक्टिकल काम करना है, वो सारा हम लिनक्स में करेंगे, ठीक है। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो लिनक्स ही होगा, ठीक है, और हम इसी को लेके चलेंगे। और इसी के अंदर हम देखेंगे कि हम प्रोग्राम्स को कैसे लिखते हैं, हम किस कंपाइलर को यूज़ करते हैं, हम प्रोसेसेस को कैसे क्रिएट करते हैं, यूज़र्स को कैसे क्रिएट करते हैं, लिनक्स के क्या पॉजिटिव्स हैं, कैसे लिनक्स जो है तो ऑलमोस्ट 70% जो वर्ल्ड वाइड सर्वर्स हैं ना, जो नेटवर्क सर्वर्स हैं, जो जिनको और समटाइम्स हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर्स भी जो हैं वो लिनक्स बेस्ड जो है तो काम कर रही हैं। तो लिनक्स में ऐसी कौन कौन सी पॉइंट्स हैं कि जिसकी वजह से जो है तो दुनिया लिनक्स को यूज़ करती है। और नॉर्मली अगर हम अपनी बात करें तो हम शायद अपने पूरे लाइफ टाइम में भी लिनक्स इंस्टॉल नहीं करते अपने सिस्टम्स के ऊपर, ऐसा ही है? नहीं सर, हम कोर्स का हिस्सा था हमारे। यस सर, वैसे हम आम यूजर्स के लिए नहीं करते क्योंकि विंडोज का हाँ, बिल्कुल। जो ले मैन है वो तो बिल्कुल ही नहीं करता ना, ले मैन को तो बिल्कुल ही नहीं करता। लेकिन जो हम टेक्निकल है तो हमें डिफरेंट फ्लेवर्स का पता होना चाहिए। जैसे एक चीज़ से इंसान बोर हो जाता है ना, तो आप लोगों के पास, हमारे पास तो अब वो वर्चुअल जो है तो होती हैं VMware वर्क स्टेशंस होते हैं, हम उनको यूज़ करते हुए डिफरेंट फ्लेवर्स को चेक कर सकते हैं कि अगर चलो एक ही मशीन के ऊपर हम लिनक्स को भी समटाइम्स यूज़ करना स्टार्ट करते हैं और देखें कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड OS। और कभी अगर हमें लिनक्स का, आप लोगों का एक कोर्स होगा ना सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का, अभी पढ़ रहे होंगे आप लोग? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, वो फिर IT वालों को ऑफर होता है, 7 में अभी ऑफर हुआ है। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में हम, हाँ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में ना ये सारी चीज़ें यही बताई जाती हैं कि आपने सर्वर्स को कैसे डिप्लॉय करने हैं, आपने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कैसे करनी है, रिलीज़ मैनेजमेंट कैसे करनी है। और यही काम एक सॉफ्टवेयर भी बेसिकली इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बेस करता है। अगर जैसे आप देखते हैं ना प्ले स्टोर में डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं और उनके डिफरेंट वर्जन्स आते रहते हैं और वो आपको कहते हैं कि प्लीज़ अपडेट टू आवर न्यूएस्ट वर्जन, ठीक है। तो दैट इज़ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। और ये सारा जिसमें वो गिटहब जो है रिपोजिटरी है उसको भी आजकल यूज़ करते हैं। आप में से किसी ने किया है गिटहब रिपोजिटरी को कभी यूज़ किया हो? यस सर। हाँ, तो दैट इज़ Yes, sir. वन ऑफ द बेस्ट
कि जिसमें आप जो है तो अपने वर्जन्स को कोड को एक अलाइन कर सकते हैं जितने भी आपके बाकी जो है तो सेक्शन। तो हम थोड़ा सा अब लिनक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि लिनक्स क्या है। लिनक्स इज़ बेसिकली GUI वर्जन ऑफ यूनिक्स, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वर्जन ऑफ यूनिक्स। ठीक है, पहले तो ये सिंपल सी बात है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले कि विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कब हुआ था, तो 1980s से जो माइक्रोसॉफ्ट डॉस था, ठीक है, सबसे ज़्यादा उसी को यूज़ किया जाता था, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, जिसको हम कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उसके बहुत से कुछ और ये सबसे ज़्यादा आप कह लें कि फेमस यही था, MS डॉस ही था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो लेमैन है वो तो इतना ज़्यादा जो कम्पिटेंट ना हो या जो इतने कमांड्स के ऊपर जिसकी ना हो, कम्पिटेंसी ना हो, तो वो उसको यूज़ नहीं कर पाता था। जो टेक्निकल यूज़र थे, डोमेन यूज़र्स थे, वो आराम से उसको यूज़ कर लिया करते थे बाय यूजिंग डिफरेंट कमांड्स। ठीक है, और ये जो है तो एक्सपेंसिव भी था। ठीक है, और इसमें जो एक बात होती है ना यूज़र फ्रेंडलीनेस की, वो जो है तो बिल्कुल नहीं थी। आप लोगों ने एक कोर्स पढ़ा है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का, ठीक है, HCI का, ठीक है ना, HCI का। हाँ, HCI का जो कोर्स होता है उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमने अगर कोई भी सिस्टम डेवलप करना है तो वो बेसिकली इंटरैक्टिव होना चाहिए, कि जो यूज़र हैं वो उसको जब इस्तेमाल करें तो उन्हें बिल्कुल एक ईज़ के साथ उसको यूज़ कर सकें, उन्हें किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, तो HCI बेसिकली बेस इसी के ऊपर करता है कि आपने यूज़र फ्रेंडलीनेस को लेके जाना है। और जितने भी हम इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं तो हमारे माइंड में वही सारी HCI की टेक्निक्स होती हैं कि हमने ऐसे इंटरफेस डिज़ाइन करने हैं कि जो अपीलिंग हो, एस्थेटिक्स हो। ठीक है, उन सारी चीज़ों को माइंड में, और जब आप लोग अभी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें भी आप लोगों ने ऑब्वियसली इन चीज़ों को देख के चलेंगे। और यहाँ पे जो MS DOS की अगर हम बात करें तो ये जो आप कह सकते हैं कि जो टेक्निकल यूज़र्स हैं उनके लिए तो ये कंफर्टेबल इन्वायरमेंट था, लेकिन जो नॉन टेक्निकल थे, जो कि इतने कमांड्स को कंफर्टेबल फील नहीं करते थे, उनके लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम 1984 में रिचर्ड स्टॉलमैन एक थे जो फेमस, जिनको प्रोफेसर भी कहते हैं, उन्होंने जो है ना फर्स्ट जो C कंपाइलर है, ठीक है, ये डिज़ाइन किया था। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? यस सर, आ रही है। ठीक है, ये जो है तो क्योंकि यहाँ से तो फिर बेसिकली एक जिसको आप कहते हैं ना कि एक पूरा जिसको हम जनरेशन्स कहते हैं, जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो फिर स्टार्ट होती है। 1980 का जो एक ज़माना था उसमें सबसे ज़्यादा तो MS DOS को यूज़ किया जाता था। इससे पहले कैसे कंपाइल होता था जी सर? अगर C कंपाइलर 1984 में इन्होंने बनाया था तो उससे पहले हम C को कैसे रन करते थे? यहाँ पे यहाँ पे जिसको हम बात करते हैं, जिसको लिनक्स, C की हम C की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे जो रिचर्ड थे ना स्टॉलमैन थे, इन्होंने एक मिनिक्स के नाम से एक आप कह सकते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, जिसको बाद में उन्होंने कहा कि दैट इज़ यूनिक्स। ठीक है, तो जो मिनिक्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी ना वो उन्होंने कमर्शलाइज नहीं की थी। वो उनका था कि पहले वो एक टेस्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि हम एक MS DOS के से रिलेटेड एक ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूशन एक लेके आएँ कि जो नॉर्मली उसको कमर्शलाइज भी किया जा सके और वो जनरल पब्लिक के लिए भी हो। ठीक है, अब उसके बाद फिर 1991 में, ये मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, हमें थोड़ा सा पता चले कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अदरवाइज ये हिस्ट्री आपको नेट से भी अच्छी मिल जाएगी। तो 1991 में जो एक था टॉरवर्ड्स था, टॉरवर्ड्स, ठीक है, ये एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट था, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया था कि फर्स्ट कर्नल डेवलप किया था, कर्नल, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट लिनक्स कर्नल, फर्स्ट लिनक्स कर्नल। अगर हम कर्नल की बात करें ना तो हम इसका भी लिनक्स का अभी आगे लेक्चर्स में उसका पूरा एक आर्किटेक्चर देखेंगे। जैसे एक एटम का एटम में जो न्यूक्लियस होता है दैट इज़ द कोर पार्ट ऑफ एटम। ठीक है, अगर हमने न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर दिया तो पूरा एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी तरह अगर हम लिनक्स की बात करें
और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें जो बेसिकली कोर पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं दैट इज़ द कर्नल। अगर कर्नल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका होल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। और कर्नल इज़ द मेन एंटिटी के जो आपके डिफरेंट फाइल, जो आपका फाइल सिस्टम है, जो आपकी सर्विसेज हैं, जो आपकी मेमोरी मैनेजमेंट है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को जो कंट्रोल करने वाला होता है उसको हम कहते हैं दैट इज़ द कर्नल, ठीक है। तो 1991 में जो टॉरवर्ड्स था उसने ये लिनक्स कर्नल जो है तो डेवलप किया था, जो कि फर्दर जो है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव होता गया। यहाँ तक कोई मसला? ऑल क्लियर सर। अब यहाँ तक ना अगर हम सिर्फ एक अभी नंबर्स गेम की बात करें ना तो 29 मिलियन, ठीक है, जो पीपल अराउंड वर्ल्ड हैं ये, और ये फिगर भी जो है तो अभी पुराना है, अभी तो इससे भी बहुत ज़्यादा जो है तो लोग जो हैं वो लिनक्स को यूज़ करते हैं। और इससे और बात की जाती है कि आलमोस्ट जो 70% नेटवर्क सर्वर्स हैं और जो सुपर कंप्यूटर्स हैं और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अब जो है तो लिनक्स और यूनिक्स की तरफ मूव कर चुके हैं, ठीक है। ये तो एक सिर्फ थोड़ी सी एक हिस्ट्री है कि मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों से शेयर की जाए। इसके साथ साथ हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं वर्जन्स की, कि कौन कौन से ऐसे वर्जन्स हैं, ठीक है, और हमने किस पे काम करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने क्या इंस्टॉल करना है। इसका जो सबसे फर्स्ट वर्जन था जिसको हम ओरिजिनल लिनक्स भी कहते हैं, उसको हम कहते थे रेड हैट लिनक्स। सर इनको डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है लिनक्स की? जी, डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहा जाता है कि जिसके साथ भी हम कर्नल, ठीक है, कर्नल प्लस जो उनके बेसिक कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम GNU भी कहते हैं, जनरल पर्पस लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं, और उनके साथ जब हम कर्नल को एसोसिएट करते हैं ना तो दैट बिकम्स अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन में फिर इसमें आ जाता है, एक तो हमने ये बात की जिसमें यूबंटू है, ठीक है, यूबंटू का काली है, ठीक है, ये डिफरेंट OS है जिनको हम कहते हैं कि दैट इज, और इस ये तो सिर्फ 2-3 के नाम है ना, इसके अलावा और बहुत से इसके वर्जन डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन 20 के नियर अबाउट है, ठीक है, कि जिनको हम यूज़ भी कर सकते हैं। इनमें से बहुत से ऐसे हैं कि जो ओपन सोर्स हैं, आप ओपनली उन्हें कर सकते हैं, और इनमें कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो क्लोज सोर्स भी हैं, इंटरप्राइज भी हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे हैं जिनका सोर्स कोड आपको अवेलेबल होते हैं। अब एक तो जो फर्स्ट है जिसको हम ओरिजिनल लिनक्स कहते हैं वो है रेड हैट लिनक्स, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसके सेकंड की बात करें तो वो इंटरप्राइज जो एक एडिशन है लिनक्स का, ठीक है, वो ये नॉर्मली जो बिग कंपनीज हैं, जो जाइंट्स हैं, जो वेंडर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे IBM हो गया, ठीक है, मोटरोला हो गया, फिर HP हो गया, इस तरह के जो जाइंट्स होते हैं वो नॉर्मली इंटरप्राइज लेवल पे इसे यूज़ करते हैं, जो इसका वर्जन होता है लिनक्स का इंटरप्राइज एडिशन। इसके अलावा जो डेबियन GNU वर्जन है ये नॉर्मली यूज़ किया जाता है सर्वर्स के लिए। अगर हम जैसे मैं बता रहा था ना कि 70% जो नेटवर्क सर्वर्स हैं वो बेसिकली यूज़ करते हैं, तो इसका जो थर्ड वर्जन है उसको हम कहते हैं डेबियन GNU, ठीक है। और ये नॉर्मली जो इसका एक आप डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए यूज़ की जाती है फॉर सर्वर्स, ये स्पेशल पर्पस होते हैं, इनको सर्वर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। फोर्थ में बेसिकली आपका एक आ जाता है जिसको हम जेंटो कहते हैं, GENTO, ठीक है, जेंटो, और ये नॉर्मली यूज़ करते हैं प्रोग्रामर्स, ठीक है, जब प्रोग्रामर जो है तो इस वर्जन को नॉर्मली यूज़ करते हैं बहुत से। अब इसको हम कहते हैं ना कि ओपन सोर्स फाउंडेशन लाइसेंस्ड बेस है कि आपको अगर सोर्स कोड अवेलेबल है और आप अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप उसे इम्प्रूवमेंट करने के बाद जो है तो दोबारा शेयर करें। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? यस सर, हम आ रही है। पहले नहीं आ रही थी? यस सर, क्लियर है। याद हो रही थी हमें, आ रही थी। काम नहीं हुआ तो अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ तक कोई मसला हो, ये सिर्फ मैंने आपको बताया। और इस कोर्स के अंदर जो हम यूज़ करेंगे ना वो रेड हैट लिनक्स है नॉर्मली, जो ओरिजिनल है, इसी को हम देखेंगे ज़्यादा, और इसमें देखेंगे कि हम कैसे जो है तो इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके फीचर्स के हैं, क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे। इसका इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस होगा वो अगर किसी को नहीं आता वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है, तो किसी को कोई मसला आएगा तो वो आप लोगों ने फिर पूछ लेना। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करें। अब हम थोड़ी सी अगर हम बात कर लें जो है तो जो अगर किसी ने लिनक्स यूज़ किया हुआ है तो लिनक्स में जो आपको डेस्कटॉप नज़र आता है उसको हम क्या कहते हैं?
लिनक्स डेस्कटॉप को क्या कहा जाता है, जिसको हम डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप, उसको हम कहते हैं फेडोरा। फेडोरा डेस्कटॉप। अब मैं आपको सिर्फ उसका थोड़ा सा इंटरफेस बता रहा हूँ कि लिनक्स का जो एक डेस्कटॉप होता है, ठीक है। अब तो जो लिनक्स का ये जो हम कहते हैं ना कि अब तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गया, और ये बिल्कुल, और इसने भी एक कॉन्सेप्ट जो लिया है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से लिया है, ठीक है। जो बेस जो क्लासिक एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ग्राफिक यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन है ना, वो हमेशा माइक्रोसॉफ्ट ही रहेगा, और ये जितने भी हैं ये सारे उनसे कॉन्सेप्ट ले रही हैं। तो लिनक्स का जो GUI वर्जन है उसमें जो डेस्कटॉप होता है ना, उसको नॉर्मली हम कहते हैं दैट इज़ अ फेडोरा डेस्कटॉप, ठीक है। और इसके अंदर भी उसी तरह की कैपेबिलिटीज़ अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। उसमें आपके पास जो है तो होता है माई कंप्यूटर का ऑप्शन होता है, फिर इसके अलावा आपके पास ट्रैश जैसे रिसाइकल बिन होती है, ठीक है। आपके डेस्कटॉप में यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास ट्रैश का गिवन होता है। ट्रैश का मतलब है जो डिलीटेड फाइल्स होंगी वो आपकी सारी की सारी यहीं पे आ जाएंगी। फिर आपके पास एक कंप्यूटर का आइकॉन होता है कि आप अपनी डिवाइसेस तक अगर एक्सेस करना चाहें तो ये आपके पास फैसिलिटी आ जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑफिस की, तो किसी ने यूज़ किया है लिनक्स में, कौन सा ऑफिस होता है? ऑफिस किसी ने यूज़ किया हो? नहीं सर। तो यहाँ पे टर्मिनल क्या होता है? जी जी हमने सिर्फ सर कंपाइलर यूज किया C++ का। ठीक 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 सही, टर्मिनल यूज किया। ठीक है, टर्मिनल यूज़ किया ना, जिसको हम शेल भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ उसके फीचर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी मैं आपको जो है तो उसको थोड़ा सा बता भी दूंगा। तो हमारे पास इसमें भी जो ओपन ऑफिस इसको हम कहते हैं, हमारे पास वर्ड भी अवेलेबल है। यहाँ पे कैल के नाम से हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक्सेल स्प्रेडशीट्स हम उसमें डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह प्रेजेंटेशंस अगर हमने डेवलप करनी है तो हमारे पास उसके लिए भी सॉफ्टवेयर जो है तो अवेलेबल है। हमारे पास फायरफॉक्स जो है, ठीक है, वो अवेलेबल होता है एज अ डिफ़ॉल्ट अगर हम उसको यूज़ करना चाहें। इसी तरह ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर, CD प्लेयर, ये सारे जो है तो बिल्ट इन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप इनको यूज़ कर सकें। अब ये तो मैंने सिर्फ इसका थोड़ा सा यूज़र इंटरफेस का आपको बताया है। इसके अलावा अगर हम इसके कुछ और वाई वी यूज़ लिनक्स, तो इट्स अ पावरफुल, सिंपल, ठीक है, एंड फ्री। ये एक तो है फ्री है, इसके लिए आपको कोई लाइसेंस परचेज नहीं करना पड़ता, और सेकंड ये कि ये आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सिक्योर रहते हैं इसमें। अब नॉर्मली हम जब बात करते हैं ना कि सर्वर्स में इसको यूज़ किया जाता है, तो यू कैन असाइन डिफरेंट प्रिविलेजेस टू स्पेसिफिक यूजर्स, ठीक है। जस्ट लाइक कि आप सुपर अकाउंट बना सकते हैं, जिसको नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आप एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो बिहेव कर रहा होता है एज अ सुपर अकाउंट, और उसके पास प्रिविलेजेस होती हैं, और वो गेस्ट अकाउंट को जितनी प्रिविलेज देना चाहे वो दे सकते हैं, ठीक है। और ये तो सिर्फ एक लेयर है, और जो इसके बिल्ट इन जितने भी सिक्योरिटी जो फ्रेमवर्क्स इम्प्लीमेंटेड हैं वो जो है तो इससे अलग है। तो ये इसका हमने सिर्फ थोड़ा सा देखा कि इसका डेस्कटॉप नज़र कैसे आता है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये ओपन करके बता देता हूँ, स्क्रीन शेयर करके। एक ज़रा अच्छा जी, आप लोगों को नज़र आ रहा है स्क्रीन शेयर जो किया मैंने? यस सर। अच्छा, यहाँ पे Yes, sir. हम थोड़ा सा सिर्फ अभी बेसिक स्टडी करते हैं। एक तो ये अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ VMware वर्कस्टेशन, आप लोग इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर किसी के पास ये ना हो ना तो मुझे बताइएगा, मैं इसको ड्राइव में रख दूँगा और आप लोग उसको वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर सेटअप का किसी को इशू हो। और सेकंड यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था, रेड हैट लिनक्स का जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है हम उसको यूज़ कर रहे हैं, मैंने उसको यूज़ किया है। और ये भी किसी को अगर इसका सेटअप वगैरह चाहिए हो तो वो आप मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फ़ायदा ये होता है, अब इंस्टॉल करने में तो आप एक ही टाइम के ऊपर, एक ही मशीन के ऊपर दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट मतलब कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सिस्टम की जो स्पीड है वो ज़्यादा इफेक्ट ना हो, तो इसलिए हम VMware को नॉर्मली प्रेफर करते हैं। और मैंने इसलिए इसको इंस्टॉल किया है कि मैं चाह रहा था कि इतनी ज़्यादा स्पीड जो है तो वो इफेक्ट ना हो, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये हमारे पास एक यूज़र इंटरफेस आ जाता है, हमारे पास माई कंप्यूटर उसी तरह है, रूट्स होम है, ठीक है। यहाँ पे ये जो एक सर्वर है, जो एक स्पेस मुझे यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे जो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ ये अभी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी का, ठीक है, और उन्होंने जो मुझे स्पेस अलाउ की हुई है ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो टर्मिनल है जहाँ पे हम डिफरेंट जो है तो अपनी जिसको हम शेल भी बोलते हैं, हम जो है तो कमांड बेस जैसे CMD है, ठीक है, हम उसको देख सकते हैं। जैसे हम डिफरेंट अगर कमांड में अगर PS मैंने दिया तो ये मुझे बता देगा कि कौन कौन सी प्रोसेस ID है, टाइम, बैश, और अगर मैं LS करता हूँ तो ये मुझे बता देता है कि कौन कौन सी डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं। फिर इसके अलावा आपने किस प्रोसेस ID को स्टार्ट करना है, किसको डिलीट करना है, किस डायरेक्टरी में आपने जाना है, ठीक है। कैसे हम डायरेक्टरीज को क्रिएट करते हैं, हम प्रोसेस को किल कैसे करते हैं, प्रोसेस की स्टेट को हम कैसे चेक कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो कमांड्स होती है नॉर्मली हम यहाँ पे नॉर्मली एग्जीक्यूट करते हैं। इसको हम कहते हैं दिस इज़ द शेल, ठीक है। और शेल बेसिकली एक इंटरफेस भी है, इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र एंड अ लिनक्स, ठीक है, लिनक्स कर्नल। समटाइम्स हम इसको ये भी कहते हैं कि शेल एक ऐसा इंटरफेस है जो कि लिनक्स का जो कर्नल है, और क्योंकि एट द एंड कर्नल ने ही सारे काम करने हैं, कर्नल ने ही सारी चीज़ों को देखना है। जस्ट लाइक अगर हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की बात करें, इसमें जो CPU होता है जिसको हम कहते हैं दैट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, और CPU इन सारी चीज़ों को जो है तो लेके चल रहा होता है। तो ये एक आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं कि आप लिनक्स कर्नल के साथ बाय यूजिंग डिफरेंट कमांड्स इंटरेक्ट कर सकें। इसी तरह ये ट्रैश है, कोई डिलीटेड जो चीज़ होती है वो यहाँ पे आ सकती हैं। अगर हम माई कंप्यूटर को अगर एक्सेस करना चाहें, आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंट जो भी आपकी ड्राइव्स होंगी वो ओपन हो जाएंगी। अब लिनक्स की अगर हम बात करें ना, यहाँ पे हर एक चीज़ जो है तो एक प्रोसेस उसको एक जो है तो लिया जाता है। अगर एक फाइल है, फोल्डर है, ठीक है, वो सब चीज़ें जस्ट लाइक अ प्रोसेस बिहेव करेंगी। अब इसके अलावा अगर डिफरेंट एप्लीकेशंस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास स्कैनर टूल है। फॉर एग्जांपल ये ऑफिस की हम बात कर रहे थे, तो अगर आपने प्रेजेंटेशंस डेवलप करनी है तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए टूल अवेलेबल है। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई स्प्रेडशीट बनानी है तो स्प्रेडशीट के लिए टूल अवेलेबल है। अगर आपने कोई MS वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाना है, फॉर एग्जांपल ओपन सोर्स का ये सॉफ्टवेयर है, इसको देख लें, ठीक है। इसी तरह अगर आपने फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशंस को डेवलप करनी है, आप जो है प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको सिर्फ एक इन्वायरमेंट बता रहा हूँ कि दिस इज़ द लिनक्स इन्वायरमेंट, कि जिसमें हम फर्दर इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। अब इसके अलावा देयर आर डिफरेंट पावर प्लस पॉइंट्स। उसकी अगर हम बात करें तो लिनक्स को हम कहते हैं कि दैट इज़ अ मल्टी यूज़र, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसर एंड लिनक्स रन्स ऑन मल्टी प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगर हम मल्टी यूज़र की बात करें तो मल्टी यूज़र क्या होते हैं? ये एक MS जस्ट लाइक, अब इसकी आप रिजेंबलेंस देख लें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ये बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। या आपको ये ऑप्शंस ऊपर गिवन है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, आप जैसे मर्जी फॉर्मेट करना चाहें, टेबल्स इंसर्ट करना चाहें, ठीक है। और इसी तरह अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करेंगे तो वो भी जो है तो यहाँ पे जो आपके पास एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन अवेलेबल है, वो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो ये हम जो था इसका, अगर हम लिनक्स की फर्दर कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो लिनक्स को हम मल्टी यूज़र कहते हैं। मल्टी यूज़र का क्या मतलब है, कोई आप में से बताएगा? मल्टी यूज़र कोई बता सकता है कि मल्टी यूज़र का क्या मतलब होता है? सर एक ही टाइम पे ज्यादा यूजर यूज करेंगे। एट द सेम टाइम्स वन और एक ही सिस्टम पे दो यूजर, बिल्कुल बिल्कुल सेम टाइम जो है तो एक से ज़्यादा यूज़र्स अगर सिस्टम को यूज़ कर सके तो हम कहते हैं दैट इज़ अ मल्टी यूज़र। और मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है? सर मल्टीपल टास्क एक ही कंप्यूटर पे वही काम मल्टीपल टास्क, जस्ट लाइक अगर आपने फॉर एग्जांपल विंडोज़ में आपने MS फोटो वर्ड, चला रहे हैं हाँ MS वर्ड में आप काम भी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, साथ में आपने कोई फॉर एग्जांपल ऑडियो सॉन्ग भी लगाया हुआ है, साथ में आपने प्रेजेंटेशन भी ओपन की हुई है। तो देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस, और ये प्रोसेसेस, ये जो मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके जावा के साथ लिंक्ड है। जब जावा में हम बात करते हैं थ्रेडिंग की, मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। थ्रेड क्या होता है? एक ही आपके पास प्रोग्राम है, उसके अंदर आप जो है तो डिफरेंट उसको जो है तो थ्रेड्स के अंदर एग्जीक्यूट करती हैं, ठीक है, जिसको कॉन्करेंट फॉर एग्जांपल आपने एक में फॉर लूप लगाना है, एक में वाइल लूप लगाना है, तो आप दो थ्रेड्स बनाते हैं और एक में आप फॉर लूप को एग्जीक्यूट करते हैं और एक में वाइल लूप, ठीक है। तो जावा भी बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग
कॉन्सेप्ट को जो है तो यूटिलाइज करते हैं। तो मल्टीटास्किंग का मतलब होगा कि सेम टाइम के ऊपर यू कैन रन वन और मोर प्रोसेसेस। इसके अलावा मल्टी प्रोसेसर का क्या कॉन्सेप्ट है? मल्टी प्रोसेसर हाँ जी शाबाश। सर एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं मदरबोर्ड पे और मतलब एक से ज्यादा ठीक है, इफ वी बिल्कुल बिल्कुल प्रोसेस। हाँ, एक से ज़्यादा अगर हम बात करें कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सपोर्ट करता है एक ही टाइम के ऊपर डिफरेंट कोर्स प्रोसेसर कोर्स को वो यूज़ करता है पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए, कंकरेंट प्रोसेसिंग के लिए, तो दैट विल बी कॉल्ड एज मल्टी प्रोसेसर। और मल्टी प्लेटफॉर्म के मतलब कि यू कैन रन वन कोड जस्ट लाइक अ जावा कि आप उसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर आप रन करें तो आपको उसका कोई इफेक्ट ना हो। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि जो मल्टी यूज़र, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसर एंड यू कैन रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। तो ये जो है तो फिलहाल सर इन प्रोसेसर्स में हम थ्रेड कंसीडर कर सकते हैं? जी सर जो प्रोसेसर्स मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगे इनमें थ्रेड्स वगैरह भी इंक्लूड होंगे? बिल्कुल बिल्कुल थ्रेड्स इंक्लूड तो थ्रेड भी प्रोसेसर जी थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल ये कहें कि एक थ्रेड को आपने कोर 1 पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं और सेकंड थ्रेड जो है तो आप कोर 2 पे। अब ये कॉन्सेप्ट कुछ लिंक्ड होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, ये सीपीयू ने सारा स्केड्यूल करना होता है कि कौन सा जो कोर है वो फ्री है या कौन कहाँ पे अवेलेबल है। नॉर्मली ये होता है कि जब आप एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं ना तो उसका जो कुछ डेटा होता है वो वहीं पे जो प्रोसेस रजिस्टर होता है, जो एक मेमोरी अवेलेबल जिसको हम समटाइम्स बफर मेमोरी भी कहते हैं, उसमें उसकी चीज़ें स्टोर होती हैं। ठीक है, और जब हम एक कोर से दूसरे कोर में किसी एक सिमिलर प्रोसेस के एक थ्रेड को दूसरे कोर में शिफ्ट करते हैं ना तो वो जो एक डाटा वहीं पे पड़ा होता है वो डाटा फिर साथ भेजना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली कोशिश यही की जाती है कि एक कंप्लीट जो प्रोसेस हो उसके अगर मल्टीपल थ्रेड्स भी हैं तो उसको सेम ही कोर के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाए। ठीक है, अगर मल्टीपल कोर्स पे करते हैं तो वो जो फिर एक हमें जो डाटा होता है उसको वहाँ पे शिफ्ट करना है जिसको हम एक सेंट्रलाइज्ड मेमोरी कहते हैं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होते हैं।